हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जूल्स लॉ के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें यानी कि ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में लाइव क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके लाइव हमसे हो सकते हैं। और YouTube पर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरी सीरीज़ देखिए, बार बार देखिए। नहीं समझ में जो आता है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। जो मैसेजेज आ रहे हैं सबके रिक्वायरमेंट्स को पूरे किए जाएंगे, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम लोग लेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करेंट्स। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट्स है क्या। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू ए प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड entirely in the form of heat, and as a result resistor gets heated. The heating of the resistor because of dissipations of electric energy is commonly known as heating effects of electric currents. यानी कि जब किसी ऐसे कंडक्टर से जो हाईली रेसिस्टिव हो, जैसे टंगस्टन्स वगैरह है, नाइक्रोम्स है, तो ये जो हाईली रेसिस्टेड एलॉयज़ है उनसे होकर जब करंट सप्लाइड होता है तो वो पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है, वहाँ रेसिस्ट उसको ज़्यादा मिलती है और उस रेसिस्ट से कुछ एनर्जी जो होता है वो डिस्ट्रक्ट होती है और वही एनर्जी हीट एनर्जीज के रूप में अप्लायंस में प्राप्त होता है। और इसी इफ़ेक्ट्स को हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट्स कहते हैं, जैसे आयरन प्रेस करना या वाटर हीट करना या अदर कई तरह की कुकिंग्स वगैरह में भी है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट्स 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वो फैक्टर्स होते हैं, पहला द करंट थ्रू द कंडक्टर। जब करंट्स को जिस कंडक्टर से होकर हम फ्लो करवा रहे हैं तो वो करंट्स कितना जाता है। अगर हाई करंट्स है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन होगा और लो करंट्स है तो मिनिमम यानी कि लोअर जनरेशंस होगा हीट का। दूसरा है टाइम ऑफ हीटिंग, कितना टाइम हम एक्सपेंड करते हैं। अगर लॉन्गर टाइम यूज़ करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा, अगर शॉर्ट टाइम्स करेंगे तो शॉर्ट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। और तीसरा है कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस। अगर हाई रेसिस्टेंस कंडक्टर्स है तो मोर हीट प्रोड्यूस होगा, अगर लो रेसिस्टेंस है तो लो होगा। तो ये 3 फैक्टर्स है जो हीटिंग को इफ़ेक्ट करता है। अब हम देख लेते हैं कि कॉज क्या होता है। तो कॉज ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट टू ओवरकम द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर थ्रू विच इट पासेस। Higher the resistance of electric current will generated higher amount and lower resistance generate lower amount। तो जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर्स है या फिर इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह है, तो इनमें जो रेसिस्टेंस यूज किए जाते हैं वो हाई मेल्टिंग और हाई रेसिस्टर्स होता है। वो मैक्सिमम करंट्स को डिस्ट्रक्ट करता है, जिस वजह से वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होता है उसको हीट करने में, यानी कि उसमें जो पास करने में लॉस्ट एनर्जी होता है वह हीट के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहीं उसका कॉज बनता है हीटिंग के लिए। इतना हीट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट्स हो जाती है कि वो रेसिस्टर्स ग्लो भी करने लगता है। जैसे बल्ब वगैरह में टंगस्टन इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स है तो उसके वायर ग्लो तो नहीं करते बल्कि वो ज़्यादा हीट होकर रेड हो जाते हैं और वो हीट
तो हीट वो बाहर तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे हम आयरन करते हैं कपड़े वगैरह पे। और बहुत सारे अप्लायंस हैं जो हीटिंग के रूप में, कुकिंग के रूप में वगैरह होता है। तो कॉज होता है कि जो हीट उस पे क्रिस्टल्स पे फॉल करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस करता है, वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कॉज ऑफ हीटिंग्स है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस हीटिंग इफेक्ट से ही जुड़ी जूल्स का फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ में हम लोग हीटिंग से इफेक्ट्स है। जूल का दूसरा लॉज है वो अगले वीडियोज में हम करेंगे। आज हम फर्स्ट लॉ यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फर्स्ट यूज करेंगे। और वो होता है कि उनके अनुसार हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट given to the resistors, directly proportional to the resistance for the given current and directly proportional to the time for which the current is flowing through resistors। यानी कि जैसे पीछे हमने 3 फैक्टर्स देखे, करंट, रेसिस्टर्स, टाइम, तो वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेबिलिटीज रिस्पॉन्सिबल होता है हीट जनरेट करने के लिए, वो उन्होंने बताया। तो हमने वहाँ बताया कि हायर हीट करंट प्रोड्यूस हायर हीट एनर्जी, लेकिन जूल्स ने कैलकुलेशंस के द्वारा ये बताया कि वो हायर नहीं, अगर करंट्स 1 टाइम्स है या 2 टाइम्स है तो जितने टाइम्स करंट्स कंडक्टर से होकर फ्लो हो रहे हैं उसका स्क्वायर टाइम्स हीट जनरेट होगा। और रेसिस्टर जितना बड़ा होगा 1 टाइम्स या टाइम जितना ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हीट जो प्रोड्यूस होता है वो करंट्स का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टर का प्रोपोर्शनल होता है, टाइम का प्रोपोर्शनल होता है। और इस तरह से ये एक रिलेशन मिलता है। H मीन्स हीट जनरेटेड बाय द सिस्टम्स दैट इज इक्वल टू I²RT। अब इस रिलेशंस को आगे हम लोग डिराइव करते हैं और देखते हैं डेरिवेशंस में। तो वो हमें मिलेगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर फ्लो करवाना वर्क कहता है इलेक्ट्रिक वर्क। यानी कि द वर्क डन इज मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट इट्स एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिक वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट चार्ज को फ्लो करवाने में एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली यूज़ करें तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क W ले लें, चार्ज Q ले लें और पोटेंशियल डिफरेंस V ले लें, तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू W/Q। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the work done per unit charge। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू VQ। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू VIT। देखिए V तो V रह गया, यहाँ IT हो गया। ये इसलिए हुआ कि हम लोग कूलम्स लॉ में देखा था पीछे कि Q इज इक्वल टू IT, यानी कि करंट्स को, एम्पियर्स को जो हमने कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में जब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, तो I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू IT। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू IR/IT। IT तो यही आ गया। IR कैसे मिला, तो ये ओम्स लॉ से मिला। ओम्स लॉ क्या था, V/I इज इक्वल टू R मिला था हमें। तो उसको V को हम कैलकुलेट करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और तब हमें मिल गया W इज इक्वल टू I²RT। ये हमें फाइनली एक रिजल्ट्स मिला। तो अब हम ये देखते हैं कि अभी पीछे हमने एक डेफिनेशंस पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है वो रेसिस्टर्स में रेसिस्ट जब होता है करंट्स, तो जितने इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। तो उसके अनुसार
हीट प्रोड्यूस को हम Q से भी रिप्रेजेंट्स करते हैं या फिर H से भी रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो द एनर्जी स्पेंट इन द मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन केस ऑफ हाईली रेसिस्टिव कंडक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट प्रोड्यूस, और हीट को हम Q या H से डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशंस में W को हम H लिख सकते हैं, W कन्वर्ट हो जाएगा H में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है हीट एनर्जी में। तो अब यहाँ हमें मिल जाएगा हीट इज इक्वल टू, यानी कि H इज इक्वल टू IRT, और यही एक्सप्रेशंस पीछे आपने देखा कि जूल्स लॉ ने दिया है, और यही जूल्स लॉ का एक्सप्रेशंस है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसमें हमें क्या क्या मिलता है, जो उन्होंने कहा है उसको हम कर सकते हैं मैथमेटिकल, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर R, एंड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसको सारे को हम कन्वर्ट्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I स्क्वायर R एक कांस्टेंट ही है, ओमिक कांस्टेंट है, तो इसलिए अदर कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो R में कन्वर्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार R एक कांस्टेंट ही है। तो ये हमें मिल गया H इज इक्वल टू HRT, जो कि जूल्स लॉ का डेरिवेशंस है। और यही जूल ने कहा है कि जब कोई कंडक्टर से होकर करंट पास करवाते हैं तो वो अगर रेसिस्टिव वो पार्टिकल्स वहाँ लगाए नाइक्रोम्स वगैरह, तो वो उसको ज़्यादा इफेक्टिवली रेसिस्ट करता है, और इस वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पे डिसिपेटेड होते हैं वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कन्वर्सन्स होता है हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग ने देखा जूल्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइंड अब करेंगे, द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो उसको पर यूनिट टाइम्स में अगर हम रेटिंग कर दें तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। तो इस हिसाब से हम एक और डिफिनेशन उसका दे सकते हैं कि द रेट एट विच वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ EMF इज मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। यानी कि वो रेट ऑफ वर्क डन जो कि EMF को, यानी कि जो भी सोर्स है उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, यानी कि टोटल उसके वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को उस सर्किट में मेंटेन करने में यूज होता है, वो कहलाता है पावर। तो इसको डिनोट करते हैं हम P से। और तब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसके एक डेरिवेशन हम लेते हैं, और वो डेरिवेशन में मानते हैं कि W जो है वर्क डन है, और वो T सेकेंड तक वर्क करता है किसी डिवाइस पे। तो उस डिवाइस द्वारा जो डिलीवर्ड पावर होगा वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू W/T। अब W/T, तो W को पीछे आपने देखा A से भी ट्रांसफर था वो, या W से, दोनों एक ही चीज़ है, एनर्जी है। तो W को हम अगर चेंज करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि तब इसका यूनिट क्या होगा, चेंज करेंगे बाद में। यूनिट पावर्स का क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि W ये एनर्जी है, तो एनर्जी जूल होता है, और T सेकेंड्स में कन्वर्ट होता है, तो SI यूनिट्स में हो जाएगा ये जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड्स को कहते हैं हम वाट। तो ये तो इसका मैथमेटिकली एक डेरिवेशंस और उसके यूनिट्स हो गए। अब आइए हम इसको देख सकते हैं कि पावर्स को W/T के अलावा और कौन कौन से टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा एक बार कन्वर्ट्स करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं 1 वाट का। तो 1 वाट इज डिफाइंड इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड्स। और उसके बाद इसकी कन्वर्सन्स हम ले लेते हैं।
तो P इज इक्वल टू W/T है, W को कन्वर्ट्स करते हैं तो पीछे हम लोगों ने देखा था कि W इज इक्वल टू VQ, यानी कि V को हमने किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन मिला था पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ आ गया VI, यानी V तो यहीं आया और Q/T कन्वर्ट्स हो गया कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था Q/T इज इक्वल टू I, तो ये P इज इक्वल टू VI, यानी कि हमारे पास जब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम पावर्स किसी डिवाइस का निकालेंगे दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये पहला डेरिवेशन हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। दूसरा एक ले लेते हैं और इसमें हमने देखते हैं कि I तो सेम है लेकिन V कन्वर्ट हो गया IR में, तो यहाँ हमें मिल गया I²R, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम V को V रहने दें, I को V/R में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और रसिस्टर्स। यहाँ पे हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, यहाँ पे देखा करंट और रसिस्टर्स, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और रसिस्टर्स के बीच जो डेरिवेशंस होगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू V²/R, और ये हमारा तीसरा है। तो हम तीन तरह से पावर्स को, अगर हमें एनर्जी नहीं पता है, केवल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो भी पावर हम निकाल लेंगे। दूसरा, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता नहीं सोर्स का, तो करंट पता है और रसिस्टर्स पता है तो इससे निकाल लेंगे। या फिर हमें कितना करंट आ रहा है ये पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम वोल्टेज से कंपेयर करके रसिस्टर्स को निकाल लेंगे। तो एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक वर्क में निकालते हैं, डोमेस्टिक में जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमको ये नहीं पता हो रहता है कि कितना करंट आ रहा है, लेकिन एक चीज़ हमें पता होता है कि हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो फिक्स आता है 222 240, तो जो भी आता है उसको फिक्स ले लेंगे। तब डिपेंडेबिलिटी क्या होगी कि पावर और रसिस्टर्स हमारे पास दो होंगे, जैसे हमारे पास डिवाइस जो है वो कितने रसिस्टर्स का है तो कितना पावर यूज करेगा ये हम ले लेंगे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होंगे। यानी कि पावर ज़्यादा लेना है तो हम क्या करेंगे, रसिस्टर्स को छोटा रखेंगे, अगर रसिस्टर्स को छोटा बड़ा करेंगे तो पावर हमारा छोटा हो जाएगा। तो अब चलिए कुछ कन्वर्सन्स ले लेते हैं यूनिट्स के रूप में पावर्स के, और वो क्या होगा, तो वो 1 किलोवाट डेट मीन्स 1000 वाट्स, डेट मीन्स 10⁻³ वाट्स। तो एक बड़ा यूनिट्स में ले लेते हैं, अगर हमारे पास 1000 वाट आ गया तो उसको 1 किलोवाट में ले लेते हैं, और एक 1 मेगावाट यानी कि 10⁻⁶ 10 लाख वाट, डेट मीन्स 1 मेगावाट। 1 HP मतलब 746 वाट, 746 वाट आएगा, उसको 1 हम HP कहेंगे, HP हॉर्स पावर्स। और इसका एक और कन्वर्सन है कि 1 किलोवाट जो होगा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट यानी 1000 वाट, और वो कन्वर्ट्स होगा HP में तो वो हमें मिलेगा लमसम्स 1.34 HP। तो ये सारे पावर्स के कुछ अदर्स कन्वर्सन्स यूनिट्स है कन्वर्टेड, और एक डोमेस्टियल कमर्शियल यूनिट्स और डोमेस्टिक वायरिंग्स को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये निवेदन करेंगे कि वीडियो पूरी देखें। आप केवल थोड़े से देखेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, पूरी देखें। अगर पूरी सीरीज़ की वीडियो ले लिए तब तो आप पूरे का पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर जो भी टॉपिक समझना है तो उसको पूरी देख लें, जहाँ कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होता है नोट आउट कर लें और वो हमें कमेंट में भेज दें, आपको उसका मैसेज द्वारा हम आंसर्स भेज देंगे, बता देंगे। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी कि उस पर एक अलग से एग्जाम्पल्स के साथ
वीडियो बना दिया जाए तो वो वीडियो भी बन जाएगा, टॉपिक से संबंधित चूँकि रहेगा वो तो बन जाएगा वीडियो और चला जाएगा। तो और लाइव के लिए अगर चाहते हैं हमसे जुड़ना तो ये नंबर्स है, इस नंबर पर हमें संपर्क करें और लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगा। नया क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो विशेषकर 12th और 11th वाले बच्चे हैं, अगर IIT के लिए वो करना चाहते हैं तो अभी IIT बेस की वीडियो चार्ज होने वाले हैं लाइव क्लासेस। तो आप हमें जल्दी से जल्दी संपर्क करके और हमसे लाइव हो सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर से आप तैयार कर सकते हैं। थैंक्स।